परंपरा से परंपरा तक। जापानी समाज अपने में ही सीमित रहना ज्यादा पसंद करता है। विदेशियों से मिलना या घनिष्ठता बढ़ाना उन्हें पसंद नहीं है। विदेशियों के लिए एक शब्द है गाइजिन। विदेशियों के संदर्भ में बात करने में यही शब्द प्रयुक्त किया जाता है। इसलिए यदि विदेशियों से मिलना हो तो उन्हें घर के बाहर किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं या फिर ऑफिस में। कोई चाहे कितना भी जापानमय हो जाए, दोनों की बीच की दीवार दुर्भेद ही रहती है। जापानी अपनी गलती बहुत जल्दी मान लेते हैं। वे समूह के साथ चलते हैं, इसीलिए वहां मैं की जगह हमने ले ली है। मुख्य भोजन चावल है और भूमि पूजन से लेकर जन्म से मृत्यु तक इसकी अनिवार्यता बनी रहती है। शिलान्यास और घर की छत डालने पर चावल के लड्डू भेंट किए जाते हैं तथा अन्नप्राशन में बच्चे को चावल की खिचड़ी खिलाते हैं। जापान के अधिकतर व्यक्ति जब बाहर निकलते हैं तब धूप तथा वर्षा से बचने के लिए अपने साथ छाता तथा साइकिल अवश्य रखते हैं। वैसे तो जापान में चोरियों की घटना आमतौर पर सुनने को नहीं मिलती, लेकिन कभी-कभी साइकिल के गायब होने की घटना सुनने को मिल जाती है। वो भी सीधे तौर पर चोरी नहीं कही जा सकती। कभी-कभी लोग दूसरे की साइकिल को अपनी साइकिल समझकर उपयोग कर लेते हैं और जैसे कहीं बाजार में साइकिल रखी और लौटते समय किसी और की साइकिल उठा लाए। घर बनाने से पहले भूमि पूजन किया जाता है। घर के अंदर जूते ले जाना वर्जित है। मुख्य द्वार पर ही जूते उतार दिए जाते हैं तथा मौसम के अनुसार रेशम, ऊन या सूत के बने स्लीपर पहनने के लिए पास ही रखे रहते हैं। जलपान से पूर्व गर्म जल के तौलिए दिए जाते हैं ताकि मेहमान मुंह पोंछकर थकावट उतार ले। चटाई को ततानी कहते हैं। यहाँ अभिवादन का विशेष महत्व है। जापानी 1.5 से 2 गज की दूरी पर खड़े होकर एक दूसरे के प्रति अभिवादन करते हैं। महिलाएं अपने दोनों हाथों को घुटने तक ले जाकर सिर झुकाती हैं और पुरुष सावधानी की मुद्रा में खड़े होकर सिर झुकाते हैं। शिक्षकों के प्रति विशेष सम्मान रखा जाता है और गुरु को सेंसे कहा जाता है। जापान अपने आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ की तरह ही वहाँ भी मेहमानों को अतिथि देवो भव माना जाता है। हर प्रकार से अतिथि का मनोरंजन करते हैं और उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता है। अतिथि सत्कार में चाय का अपना महत्व है। परिवार के हर उत्सव में, चाहे जन्म से संबंधित हो या मृत्यु से, चाय पीने पिलाने की परंपरा है। मौसम कोई भी हो, सर्दी हो या गर्मी, हर समय हर जगह पिसी कुटी चाय मिल जाती है। चाय पिलाने की व्यवस्था बड़े ही आडंबर पूर्ण ढंग से संपन्न होती है। कोयले की अंगीठी पर चाय उबालकर मेजबान अतिथि के सामने रखते हैं। शांत वातावरण में चाय की चुस्कियां लेने का अपना ही आनंद होता है। जापान में रहते हुए मैंने भी घरों की चटाई पर घुटनों के बल बैठकर कई बार चाय पी है। घर की स्वामिनी जिस प्रेम से चाय पिलाती है, अतिथि भी उसी प्रेम से चाय को ग्रहण करते हैं। चाय पीने के दौरान अक्सर बातचीत नहीं होती है। स्वादिष्ट जापानी खाद्य पदार्थों और भोजन की अपनी विभिन्न डिशों के लिए क्योतो प्रसिद्ध जगह है। वहां मैंने पहली बार समुद्री जीवों के पकौड़े बनते हुए देखा। इन्हें वे तेम्पुरा कहते हैं। तेम्पुरा सब्जियों को मिलाकर बनाए जाते हैं। तेम्पुरा पीले रंग के नहीं बल्कि सफेद रंग के होते हैं। वे पीले रंग के इसलिए नहीं होते क्योंकि वे बेसन से नहीं बने होते हैं, बल्कि अंडा और मैदा फेंट कर बनाए जाते हैं। अक्सर मांस मछली खाने वाले भारतीय भी इन्हें खाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यहाँ की प्रिय डिश है सुशी। यह तरह तरह के मछलियों के टुकड़े होते हैं और इन्हें चावल के गोल आकार के टुकड़ों पर सजाया जाता है। ये पनीर के समान होता है। आजकल ये भारतीय शहरों में भी मिलता है। सोयाबीन के आटे से जमाया हुआ टोफू प्रोटीन एवं कैल्शियम से भरपूर होता है। बौद्ध सन्यासी शाकाहारी होते हैं, अतः उनके लिए प्रोटीन एवं कैल्शियम का मुख्य स्रोत टोफू ही होता है। जैसे भोजन पकाने में कोई हड़बड़ाहट नहीं होती, वैसे ही भोजन करते समय भी कोई जल्दबाजी नहीं करता है। ओबांग यानी कटोरी में चावल, टोफू नूडल तथा अन्य
खान पान की सामग्री कलात्मक ढंग से सजाए गए लकड़ी के कटोरों में परोसी जाती है और भोजन करने में चाप स्टिक का प्रयोग किया जाता है। बर्तनों पर लाख का लाल रंग चढ़ाकर सुंदर चित्रकारी बनी होती है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ अलग अलग छोटी तस्तरियों में परोसा जाता है। परोसने में सजावट का विशेष ध्यान रखा जाता है। परोसने की कला का सौंदर्य भी अद्भुत होता है। अन्न ग्रहण के पूर्व आभार प्रकट किया जाता है। जापान में भी भारत की ही तरह अन्न को देवता मानते हैं। जापानी अपने परिश्रम से अर्जित धन का अत्यधिक सम्मान करते हैं। वे धन का अनावश्यक कार्यों में व्यय नहीं करते। ये बात केवल कमाने वाला व्यक्ति ही नहीं, बल्कि परिवार के सभी छोटे बड़े सदस्यों पर लागू होती है। यदि किसी पार्टी के आयोजन में अधिक धन खर्च हो जाता है तो वर्ष भर पूरा परिवार मिलकर उस व्यय की पूर्ति करने में लग जाता है। यह पूरा होता है छोटी छोटी बचत के माध्यम से। इतना ही नहीं, पार्टी में सम्मिलित होने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने खाने पीने का खर्च स्वयं वहन करता है। ये बात छोटे मोटे व्यक्तिगत आयोजनों के अतिरिक्त बड़े सामूहिक आयोजनों जैसे शादी विवाह के समारोह पर भी लागू होती है। पार्टी में सम्मिलित होने के लिए वहां टोकन का प्रचलन है और टोकन का मूल्य चुकाने के बाद ही व्यक्ति पार्टी में व्यंजनों का सेवन कर सकता है। एक बार रेस्तरां में मौजूद एक भारतीय मित्र से एक रोचक प्रसंग सुनने को मिला। उन्होंने हमें बताया कि जब वे पहली बार जापान आए थे तो उन्हें वहां के बहुत से तौर तरीकों का ज्ञान नहीं था। तभी उन्हें एक पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण मिला। वे नियत समय पर वहां पहुंचे और वहां की सारी सुख सुविधाओं के साथ साथ जी भर के स्वादिष्ट शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजनों का आनंद लिया। पार्टी का समापन हुआ तो उनसे पार्टी के आयोजक ने कहा कि उनको पार्टी में आने के लिए 4000 येन का भुगतान करना है। ये सुनते ही उनके होश उड़ गए और ऐसा लगा कि पैरों तले भूमि खिसक गई हो। फिर उन्होंने पूछा कि किस बात के पैसे। तब उन्होंने बाकी के लोगों से पूछा कि क्या उन लोगों को भी पार्टी में आने हेतु शुल्क देना पड़ा। बाकी लोगों ने बताया कि हाँ, ये बात तो पार्टी के निमंत्रण पर ही लिखी हुई है। शायद उन्होंने निमंत्रण ठीक से नहीं पढ़ा, केवल स्थान का पता और समय देखा और पहुंच गए। उस घटना के बाद उन्होंने अपना पर्स ढीला किया और अब तक जिस आयोजन और सुस्वादु भोजन की वे प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे, उसके बाबत उनके स्वर बिल्कुल उल्टे हो गए। वे सोच रहे थे कि यदि पहले ध्यान दिया होता तो शायद पार्टी में नहीं आते। इससे बेहतर तो 1000 येन में घर पर खाना बनाकर 2 दिन तक आनंद लेते। गर्भवती महिला संतान जन्म के पहले मंदिर जाकर स्वस्थ संतान की कामना करती है। प्रथम 40 दिनों में शिशु के सामने मदिरापान वर्जित है। शिशु का नामकरण 7वें दिन तथा अन्नप्राशन 100वें दिन संपन्न होता है। पहला भोजन चावल होता है। छोटे से घर में थोड़ी सी वस्तुओं और पूरी सुख सुविधाओं के साथ रहना जापानियों की पहली पसंद है। संपन्नता और विकास के मायने यहाँ फिजूल खर्ची और प्राकृतिक साधनों की बर्बादी नहीं है। जापानी ज्यादातर काम अपने हाथ से करते हैं। इसमें उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती। कार्य के प्रति खुलेपन और गहरी निष्ठा का ये अद्वितीय उदाहरण है। जापान में घरेलू नौकर नहीं मिलते। महिलाएं घर के काम करती हैं। वे दिन में बाजार से सामान लेकर आती हैं, बच्चों को पालती हैं, लेकिन अब पाश्चात्य प्रभाव के कारण आधुनिक युवतियां घरेलू काम नहीं करना चाहती। वे फास्ट फूड पर जीती हैं और किचन के नाम से बिदकती हैं। पुराने परिवार भी धीरे धीरे टूट रहे हैं और नई पीढ़ी में अकेलापन पनप रहा है। जापान की सुबह कौवों की आवाज से होती है। जापान में कौवे बहुत हैं। जापानी लोग सी फूड खाने के बाद बचा हुआ भोजन सावधानी से पैकेट में लपेटकर कूड़ा फेंकने की जगह रख देते हैं और कौवे इतने चालाक होते हैं कि वे पैकेट फाड़कर मांस के टुकड़े निकाल लेते हैं। जापान में सवेरा बहुत जल्दी होता है। घरों के आसपास हरे भरे पेड़ होते हैं और जापानी घरों में उल्लू भी पाला जाता है। जापानी घरों में बिल्लियां भी पाली जाती हैं। हर घर में 3-4 बिल्लियां जरूर रहती हैं। इनका दर्शन या रास्ता काटना अमंगल सूचक नहीं माना जाता है। कहते हैं एक बार महात्मा बुद्ध ने जंगल के पशुओं को उपदेश देने के लिए बुलाया।
कुल 12 पशु दीक्षा के लिए पहुंचे। उन्होंने एक एक पशु को एक एक वर्ष सौंप दिया और वे अपने अपने वर्ष के मालिक बन गए। बाकी पशु सोते ही रह गए। जापान में भी हमारी तरह मृत्यु को सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लेना एक परंपरा है। ये माना जाता है कि शरीर में वास करने वाली आत्मा को हम विदा कर रहे हैं। इस अवसर पर रोना उस आत्मा का अपमान करना है। मृत्यु की खबर जैसे ही मित्र संबंधियों तक पहुंचती है, वे काले वस्त्र और मोती के आभूषण पहन होठों पर मोतियों सी मुस्कान लिए शोक संतप्त परिवार के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। वे उन्हें धन एवं पुष्प भेंट करते हैं। संस्कार में सम्मिलित लोगों को नमक की पुड़िया दी जाती है ताकि उनका शोक कम हो जाए। जापानी समाज में जन्म और मृत्यु दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण दिन हैं और उन्हें आदर पूर्वक स्वीकारा जाता है। प्रथम पुण्यतिथि पर फिर से परंपराओं का पालन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मृतात्माएं वर्ष भर बाद अपने परिवार की खोज खबर लेने धरती पर आती हैं। इसलिए प्रवेश द्वार पर विशेष प्रकार की पुष्प सज्जा की जाती है। जापानी इस दिन विशेष भोजन करते हैं। परम तृप्ति के साथ आत्माएं 3 दिन बाद लौट जाती हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है। जापानी संस्कृति का एक और परंपरावादी रूप हमें देखने को मिला चायोत्सव में, जिसे टी सेरेमनी भी कहते हैं। बाहर से जो पर्यटक जापान में आते हैं, उन्हें टी सेरेमनी देखने के लिए जरूर ले जाया जाता है। चाय पीना और पिलाना हम भारतीयों के लिए कोई विशेष बात नहीं है, यद्यपि आज तो वह हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है। परंतु जापान में चाय पिलाने को एक पूरे छोटे मोटे आयोजन का रूप दिया जाता है, जिसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। चाय बनाने और पिलाने के साथ साथ चाय कक्ष, उससे सटा हुआ बगीचा, कमरे की सजावट, वहां पर लगे चित्र तथा करीने से सजाई गई पुष्प सज्जा, चाय के बनाने से चाय परोसने का ढंग, सब कुछ एक साथ संबंधित रूप में पूरे आयोजन को एक गरिमा देकर उत्सव का रूप ले लेता है। जापान में चाय पीने और पिलाने की एक विशेष परंपरा है, जिसे चा नोयू अर्थात टी सेरेमनी कहते हैं। चाय पिलाने की इस परंपरा को माच्या भी कहते हैं, अर्थात एक विशेष ढंग से औपचारिक रूप से चाय परोसना। माना जाता है कि चानोयू के लिए जाने वाला व्यक्ति झुककर अपने अहंकार को त्याग कर चाय गृह में प्रवेश करे, इसलिए चाय गृह का द्वार भी अधिक ऊंचा नहीं होता। हर व्यक्ति उसमें झुककर प्रवेश करता है। शायद जापानियों की विनम्रता का प्रारंभ यहीं से हुआ। वहां चाउरे यानी केतली से चाय चावांग यानी प्याले में डाली जाती है। अन्य उपकरणों में चाय फेंटने की बांस की कूंची चासे या चाय हिलाने की कलछी को चाशाकू कहते हैं। हमारे कई मित्र जापान में थे, जिनमें से कुछ तो स्थायी रूप से वहीं बस गए थे। उन्हीं में से एक मित्र हमें टी सेरेमनी दिखाने के लिए ले गए। वहां हमने देखा कि बाहर पानी से भरा एक बर्तन रखा है। हाथ पांव धोकर तौलिए से हाथ पांव पोंछकर अंदर जाना था। चाय पीने के कमरे में सादगी का साम्राज्य था। कमरे में थोड़ी सी पुष्प सज्जा की गई थी। दीवारों पर चित्र लगे थे और वातावरण शांत था। कमरे के अंदर बैठे व्यक्ति ने जापानी तरीके से झुककर हमारा अभिवादन किया। घंटे की ध्वनि के साथ चाय संस्कार का आरंभ हुआ। उसने एक अंगीठी जलाई जिसके ऊपर चायदानी रखी। फिर वह कुछ बर्तन ले आया और तौलिए से बर्तनों को साफ किया। वह हर काम अत्यंत शांतिपूर्ण एवं सलीके से कर रहा था। हड़बड़ी का कोई निशान नहीं था। पुरुष रेशम के नेचुरल कलर के किमोनो और स्त्रियां हल्के रंग के किमोनो पहने हुए थीं। किसी भी प्रकार का आभूषण पहनने की परंपरा चायोत्सव में नहीं होती है। अब चाय तैयार होकर हमारे सामने आई। प्याले में बहुत कम चाय थी, लेकिन लगभग 1 घंटे तक हम चाय की चुस्कियां लेते रहे। टी सेरेमनी में 4 या 5 से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाता, क्योंकि इस विधि में शांति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिना चीनी तथा दूध के चाय पीने की प्रक्रिया में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। यदि आप अकेले हैं तो कम समय लगता है। यदि 4-5 लोग हैं तो 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। वैसे टी सेरेमनी आडंबरहीन और सादगीपूर्ण होती है। जितने मन से मेजबान चाय बनाता है, उतनी ही आत्मीयता से मेहमान उसे ग्रहण करता है।
उच्च वर्ग में चाय, चित्रकला और संगीत में शांत वातावरण में चाय की चुस्कियों का आनंद ही कुछ और होता है। जापान में विवाह से पहले हर युवती को पुष्प सज्जा की तरह चाय परोसने की प्रक्रिया सीखना भी अनिवार्य होता है। विशेषकर धनाढ्य परिवारों में ये एक विशेष गुण माना जाता है। जापान में आज भी टी हाउस या अतिथि गृह हैं जो अपनी गरिमा ज्यों की त्यों संजोए हुए हैं। वहां पर जीवन की आपाधापी से दूर हरी भरी पुष्पलताओं के बीच बने शांत वातावरण में युवतियां अपनी सलज मुस्कान और संयम के साथ चाय सर्व करते हुए जब अतिथियों का सत्कार करती हैं, तब वह अबोला सौंदर्य पर्यटक के मन में एक जादू सा छोड़ जाता है। पर साहब, जेब संभाल कर जाइएगा इन पारंपरिक अतिथि गृहों में। चाय का प्याला प्रायः बहुत महंगा पड़ता है। एक प्याला चाय की चुस्कियां भरने के लिए बटुआ 2 से 5,000 येन हल्का हो जाता है।